हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मनी एंड क्रेडिट के। और इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। देखो, आपको एक बात तो कंफर्म ही है कि अगर आपने एक चैप्टर के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो आपका चैप्टर क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर की, मनी एंड क्रेडिट की। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने जितने भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, ज़्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे को मनी और क्रेडिट वाले चैप्टर में से ही देखने के लिए मिले। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं मनी एंड क्रेडिट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जाकर देखना। मैं बहुत कम होता है कि ऐसा बोलता हूं कि 1 मार्क्स की वीडियो भी जाकर देखो, बट इस चैप्टर के लिए मैं बोलूँगा क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन करना इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर आपने नहीं समझा है तो एक वीडियो के अंदर 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया विद 1 पेज नोट्स, सिर्फ और सिर्फ 1 पेज नोट्स। यानी अगर वो याद कर लिए तो चैप्टर खत्म। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक एक चीज़ कवर करवाई है, ऐसा नहीं है कि कुछ छुड़वा दिया, एक एक चीज़ कवर करवाई है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देख लेना, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जितने भी हमारे क्लास 10th के एसएसटी के चैप्टर हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री के अलग, जियो के अलग, सिविक्स के अलग और अपनी इको के अलग। ठीक है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो चलो जी, टाइम वेस्ट हो गया हमारा बहुत, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन, अच्छा एक और बात, लास्ट बात पक्का। तो इस चैप्टर में से ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन इसलिए आती है, ज़्यादातर बच्चों ने मेरे को बोला कि सर मनी एंड क्रेडिट की वीडियो बनाओ क्योंकि इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे आपको पता चल जाएगा। ये देखो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है आंसर कैसे करें। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे से लर्न करके जाते हैं, तो उनको थोड़ा वैल्यू बेस्ड में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिखे। जो भी जितने भी क्वेश्चन आए थे ना लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, वो सारे लिखे हैं मैंने। ठीक है, और उनका आंसर भी बताया है, विद आंसर बताया, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलो जी, पहला क्वेश्चन है, द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। जब बैंक वगैरह हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जब आप उनसे लोन लेते हो तो वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट हो गया। आपके रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, ठीक है, लैंडलॉर्ड, साहूकार, अगर आप इनसे लोन लेते हो तो वो हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। तो क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर हमारी कंट्री में फॉर्मल सेक्टर को एनकरेज करना चाहिए और इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्करेज करना चाहिए। क्यों? पहली बात तो हाँ, हम इस बात से एग्री करते हैं कि जो हमारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है ना, उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, साथ ही में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभार इनफॉर्मल क्रेडिट में क्या होता है कि डेट ट्रैप वाली सिचुएशन आ जाती है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बंदा कभी पे ही नहीं कर पाता अपना लोन। तो ये सिचुएशन बन जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्करेज किया जाना चाहिए। ठीक है, वही लिखा है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी एक तरह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर। इसका मतलब है, देखो, अगर एक बंदे ने लोन लिया है इनफॉर्मल सेक्टर से, वो इसलिए लोन लेगा कि उसे आगे बिजनेस वगैरह चलाना है अपना। ठीक है, बट अगर वो लोन रीपे ही नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी तो हालत बुरी हो गई। और जब ऐसे करके इंडिविजुअल लोगों की हालत बुरी होगी तो कंट्री के डेवलपमेंट में वो कहीं ना कहीं एक हिंडर, यानी एक हिंड्रेंस साबित होगा, एक ऑब्स्टिकल साबित होगा, यानी कंट्री भी डेवलप नहीं कर पाई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिपॉजिट विद द बैंक आर द बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर एज वेल एज नेशन। ठीक है, एग्जामिन द स्टेटमेंट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ऑल इंडिया, समझ रहे हो, ऑल इंडिया जितने भी क्वेश्चन पेपर है सब में आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल है कि जो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं ना, वो उस डिपॉजिटरी के लिए तो अच्छा होता ही होता है। क्यों? क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिलता है, बट साथ में वो नेशन के लिए भी अच्छा होता है। क्यों? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक में जो हम पैसे जमा कराते हैं, अपनी एक्स्ट्रा सेविंग जमा कराते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इंडिविजुअल डिपॉजिटर का फ़ायदा हो गया। बट बैंक क्या करता है, उनको लोन देता है, और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करने के लिए, उनको वो लोन प्रोवाइड करता है, और साथ ही में उन पैसों से उनकी हेल्प होती है। वो अपना लोन भी रीपे कर पाते हैं और कहीं ना कहीं अपना बिजनेस भी सेटअप कर पाते हैं और प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। जो कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न देंगे, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये लॉजिक था इसका, एज इट इज़ याद कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन डज क्रेडिट पुश द बोरोवर इनटू द डेट ट्रैप। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डेट ट्रैप अभी ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था, एग्जांपल से बताना है आपको। देखो, जब आपका लोन
और इंटरेस्ट पे करना इम्पॉसिबल हो जाता है बोरोवर के लिए, तो उसको हम डेट ट्रैप वाली सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन द बोरोवर इज नॉट एबल टू रीपे द लोन एंड मैनी टाइम्स अ सिचुएशन कॉट इनटू अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप। जब एक बंदा बोरोवर जिसने पैसे लिए हैं, जब वो रीपे नहीं कर पाता लोन को और इंटरेस्ट को, ठीक है, बार बार, तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि डेट ट्रैप यानी जो पैसे लिए हैं वो फंस गया उसके बीच में। ठीक है, डेट ट्रैप उधारी का जाल, अब वो फंस गया उसमें। एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है सपना का। ठीक है, उन्होंने लोन लिया था अपनी फसल को उगाने के लिए, लोन ले तो लिया पर उनकी फसल ख़राब हो गई, फिर उन्होंने और लोन लिया। ठीक है, अब फिर वो और लोन लेके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया, वो पे ही नहीं कर पा रही अपना लोन वगैरह, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले होता क्या है वही पूछा आपको। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, कैसे काम करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, और ये लैक ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब समझते हो, एमसीक्यू वीडियो में मैंने बताया था। कोलेटरल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप गिरवी रखते हो। ठीक है, बैंक से अगर आप लोन लेने जाते हो ना, तो कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। ठीक है, यही आपको बताना है, और साथ में ये भी बताना है सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट है। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जिनमें बैंक नहीं होता। ठीक है, और बैंक क्या करता है, कोलेटरल मांगता है। तो बहुत सारे लोगों ने 10-15 लोग जब आपस में मिल जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और हर महीने अपने पैसे पूल करते हैं। पूल का मतलब समझते हो, यानी डालते हैं उसके अंदर, एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें डालते हैं सारे 25 रुपये डालता है, कोई 100 रुपये, इसके बीच में डालते हैं। ठीक है, और उसमें से अगर किसी एक बंदे को ज़रूरत होती है तो उसको लोन दिया जाता है उस पैसों में से, और उससे बहुत कम इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। मान लो उसने 100 रुपये लिए तो उससे बोला जाएगा कि बस 1% इंटरेस्ट दे दे तू, जबकि बैंक थोड़ा 2-3% लेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इससे क्या होता है, वो साहूकार वगैरह से भी बच जाते हैं, क्योंकि साहूकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, उससे भी बच जाते हैं, और कोलेटरल भी नहीं देना पड़ता बैंक की तरह बैंक को। तो ये फ़ायदा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक है, और इसमें फ़ायदा क्या होता है, देखो सिंपल सीधी बात है, थोड़ा सा बता रखा है क्या एडवांटेज है। व्हेन द ग्रुप ऑफ रेगुलर, मतलब अगर वो रेगुलर रहेंगे तो बैंक से लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो भरत सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेरे जैसे 15-20 लोगों ने पैसे इकट्ठे करके डाल रहे हैं, पूल कर रहे हैं अपने पैसे। ठीक है, और हमको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम बैंक में जाएंगे, जो बैंक है वो मेरे मतलब मेरी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, भरत सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे चेक निकाल के देगा कि ये लो जी आपका लोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैंक प्रोवाइड अ लोन इन द नेम ऑफ, मैंने बता दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेम पे लोन देता है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे विदाउट कोलेटरल। ठीक है, और लोन इज मैटर टेकन वेरी सीरियसली। ठीक है, इफ़ एनी वन ऑफ द मेंबर इज़ नॉट एबल टू रीपे द लोन, देन इट इज़ फॉलोड बाय द अदर मेंबर बिकॉज ऑफ दिस फीचर दे कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक इवन थ्रू दे हैव नो कोलेटरल। मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर बैंक के पास कोलेटरल नहीं, मतलब अगर वो बैंक के पास कोई कोलेटरल ना जमा कराए ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, तब भी उनको लोन मिल जाता है। और इससे क्या होता है, एक एरिया का डेवलपमेंट होता है, किसी को खेती करनी है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है, कहीं ना कहीं उसका लेवल भी इंक्रीज़ होता है, और वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एक सेटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जाता है। तो यही फ़ायदा होता है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का। पहली बात तो है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है कि बैंक बिना कोलेटरल के लोन दे देती है, उनको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देती है। ठीक है, अगर किसी बंदे को ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी पे नहीं करना पड़ता, साहूकार से लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, और बैंक की तरह कोलेटरल भी नहीं देना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इससे क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप से और अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एक्सटेंड लैंडिंग एक्टिविटी इन द रूरल एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के अंदर बैंक और कोऑपरेटिव्स को लोन क्यों देने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गांव में क्या होता है, ज़्यादातर साहूकार वगैरह से लोन लिए जाते हैं। ठीक है, तो बैंक को ट्राई करना चाहिए कि गांव में लोग बैंक से लोन लें। देखो, क्योंकि जब हम उससे लोन लेते हैं ना, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से, तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और उसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, और बंदा डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो ऐसे ही ज़्यादातर बंदे अगर डेट ट्रैप में फंस जाएंगे तो वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एक्सटेंड देयर लैंडिंग एक्टिविटी इन द रूरल एरिया।
अब पहला पॉइंट ये है कि देयर इज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सोर्स इन द रूरल एरिया। पहला पॉइंट तो ये है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को क्यों अपनी लैंडिंग एक्टिविटी रूरल एरिया में क्यों बढ़ानी चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत कम हमारी फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट सोर्स हैं गांव के अंदर, मतलब बहुत कम बैंक है, तो गांव के अंदर बढ़ाने चाहिए बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द पुअर बोरोवर आर बाउंड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एट द हायर इंटरेस्ट रेट। जो हमारे पुअर जो बोरोवर है, किसान वगैरह कह सकते हो, छोटे किसान है जिनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो मनी लेंडर से लेते हैं और मनी लेंडर उनको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट मांगता है उनसे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर सकते हैं बैंक, तो बैंक इसलिए ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट रेट दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन एंड कॉट इन अ डेट ट्रैप। इसका मतलब है वो रीपे नहीं कर पाते लोन और फिर वो डेट ट्रैप वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैंक को ट्राई करना चाहिए कि खुद लोन वगैरह दे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल सेक्टर इज रिक्वायर्ड इन द रूरल एरिया टू एक्सपेंड द फार्मिंग ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटी। अगर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा, फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा तो जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो किसान है, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, वो डरेंगे नहीं लोन लेने से, क्योंकि उनको पता है कि कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा बैंक को, तो वो अपना बिजनेस वगैरह भी खोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया। और कहीं ना कहीं है ना हमारे अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आएंगे तो वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा लोगों का और रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से, आपको करना ही करना है, ठीक है। व्हाट आर द टू कैटेगरी ऑफ द सोर्स ऑफ क्रेडिट, मेंशन 4 फीचर ऑफ ईच। इसका मतलब है कि देखो पहली बात तो ये है कि हमारे पास कौन कौन से सोर्स ऑफ क्रेडिट है, मतलब हम लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, दो जगहों से। एक तो अपना फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट यानी बैंक वगैरह, कोऑपरेटिव्स वगैरह, और एक होता है अपना इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जैसे कि साहूकार, दोस्त, एम्प्लॉयर, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। दोनों के फीचर बताने हैं आपको। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आपको अलग भी आ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस बताओ, ठीक है। पहली बात तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में बैंक वगैरह आते हैं, कोऑपरेटिव वगैरह आते हैं, और इनफॉर्मल में आपके मनी लेंडर्स, फ्रेंड, रिलेटिव और ट्रेडर वगैरह आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है ना, उसमें से जो लोन लेते हैं लोग, वो ज़्यादातर हमारे वेल ऑफ हाउस होल्ड होते हैं, थोड़ी महंगी बातचीत वाले लोग होते हैं, ठीक है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने वाले बंदे होते हैं ना, वो ज़्यादातर हमारे पुअर हाउस होल्ड होते हैं, किसान वगैरह ही लेते हैं साहूकार से लोन वगैरह, दोस्तों वगैरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, कागज़ वगैरह होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में ऐसे कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको बिना कोलेटरल के, जैसे आप अपने दोस्त से पैसे मांगोगे तो वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो गया, तो आपका दोस्त आपसे ये तो नहीं बोलेगा कोई चीज़ गिरवी रखो, है ना, तो ये नहीं होता, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, बट यहाँ पर बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दिए जाते हैं, तो ये डिफरेंस है दोनों में, बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट बॉडी सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट या लोन इन इंडिया, मतलब और उसके फंक्शन बताने हैं। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो ये अपने फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन को देखती है इंडिया के अंदर, मतलब सारे बैंक की निगरानी कौन रखता है उसके बारे में बताना है, और उससे हमारी गवर्नमेंट बॉडी का फंक्शन बताना है। तो आरबीआई है जो सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ अ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स इन इंडिया, ठीक है। और फंक्शन क्या है, पहली बात तो है कि आरबीआई ये देखता है कि बैंक है ना एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखे, 100% पैसा लोन पे ना दे दे, अपने पास भी 15% रिजर्व रखे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है कि चेक करना हर बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है, कि आरबीआई मॉनिटर दैट द लोन इज़ नॉट जस्ट गिविंग टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड द ट्रेडर बट ऑल्सो टू द स्मॉल बोरोवर। आरबीआई ये भी ध्यान रखता है कि सिर्फ अमीर लोगों को ही जो लोन ना दिया जाए, ठीक है, गरीब लोगों को और स्मॉल बोरोवर को भी लोन दिया जाए। कई जो बैंक है वो ज़्यादातर अमीर लोगों को ही लोन दे क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रॉफिट आता होगा, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आता होगा, बट जो आरबीआई है वो ध्यान रखता है कि छोटे छोटे बोरोवर को भी लोन दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आरबीआई आस्क द बैंक टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन लाइक हाउ मच दे लैंड, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई ये भी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करवाता है। आरबीआई हर बैंक को बोलता है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है कि आपने कितना पैसा लोन पे दिया है, किसको दिया है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया है, ठीक है।
ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2000 देखो 15 में, 16 में, 10 में, 18 में, 12 में, 16 में, मतलब हर एग्जाम में आ रखा है, ये समझ लो। हर साल ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। व्हाट इज़ क्रेडिट, हाउ डज क्रेडिट प्ले अ वाइटल पॉजिटिव रोल, क्यों इंपॉर्टेंट है क्रेडिट, क्यों इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, यानी लोन वगैरह, लोन एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही आपसे पूछा गया है पॉजिटिव रोल क्यों है हमारी कंट्री के लिए, चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कैसे एक कंट्री के डेवलपमेंट में पार्ट निभाता है, बैंक कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कंट्री के डेवलपमेंट में, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो लेंडर होता है वो जो लेंडर और बोरोवर के बीच में होता है, जहाँ पर बोरोवर कुछ पैसे लेता है और पैसे को पे करने का प्रॉमिस करता है फ्यूचर में, कि मैं अभी आपसे पैसे ले रहा हूँ, मैं बाद में विद इंटरेस्ट आपको ये पे कर दूँगा, ठीक है। और हमारी कंट्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई बोरोवर जो होता है वो अपना लोन लेता है और अपने बिज़नेस को सेटअप करता है, और जब प्रॉफिट हो जाता है तो वो अपना जो लोन है वो रीपे कर देता है और कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन को भी अपलिफ्ट कर देता है बिकॉज ऑफ लोन, और कहीं ना कहीं से कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और सेम वही क्वेश्चन लिखा है कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों ज़रूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो वही पॉइंट है सारे के सारे। पहली बात तो है कि इससे क्या होता है कि इट हेल्प्स पीपल टू टेक क्रेडिट इन अ वेराइटी ऑफ रीज़न, मतलब इससे क्या होता है कि बंदा डरता नहीं है, हर अलग अलग चीज़ों के लिए वो लोन ले लेता है, ठीक है, डरता नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो मैं क्यों लूँगा, है ना। तो जब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन होता है तो मैं सोचता हूँ कि यार हाँ इसके लिए भी लोन ले लूँ, इसके लिए भी लोन ले लूँ, जो कहीं ना कहीं सही रहता है, ठीक है, क्योंकि फिर वो डरता नहीं है, वो काम स्टार्ट करेगा, अपना पैसे वैसे कमाएगा और बैंक को भी रीपे कर देगा और खुद का भी थोड़ा बहुत देख लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट विल हेल्प पुअर पीपल टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मनी लेंडर और हायर इंटरेस्ट रेट, और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चीप और अफोर्डेबल जो हमारा क्रेडिट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या होता है कि जो मनी लेंडर जो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं उनसे थोड़ा छुटकारा मिल जाता है, ठीक है, और वो जो जो बंदा गरीब होता है वो मनी लेंडर वगैरह से बच जाता है और कहीं ना कहीं अपना भी डेवलपमेंट करता है, और खुद का डेवलपमेंट होगा तो फिर कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा तो टैक्स वगैरह देगा। नेक्स्ट है कि इट विल ईजी पीपल टू रीपे द लोन, और नेक्स्ट है चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बंदे के लिए बड़ा ईजी हो जाता है रीपे करना, जबकि मनी लेंडर को इतना हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है तो कभी कभार वो दे भी नहीं पाते और डेट ट्रैप वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर्मल जो आपका सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, यानी जो बैंक वगैरह है जिससे आप लोन लेते हो, उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान बताने हैं, 3 फ़ायदे और 3 नुकसान बताने हैं आपको बेसिकली। तो पहली बात तो फ़ायदे ये है कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे होता है तो आपको रीपे करना भी ईजी रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करता है, ठीक है। ये आपके फ़ायदे हैं किसके, हमारे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के। नुकसान क्या है, पहली बात तो है कि जो हमारे बैंक्स वगैरह हैं जो अर्बन एरियाज़ में हैं, जो वेल ऑफ फैमिली है वही ले पाती है फॉर्मल सेक्टर से लोन, गरीब लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो बैंक है वो डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल वगैरह मांगता है पैसे देने से पहले, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में। आप अपने दोस्त के पास जाओ, वो एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, आप अपने दोस्त के पास जाओ पैसे मांगो, वो आपको अभी क्या पता अभी दे दें या 1-1.5 घंटे बाद या 1 दिन बाद दे दे, बट बैंक से आप लोन लेने जाओगे ना तो महीने महीने तक वो आपसे चक्कर लगवाएंगे, पहले आओ जी यहाँ पर बैठो, ये बैठो, और बैंकों का आपको पता ही है लंच टाइम तो कभी ओवर होता ही नहीं है, तो उनका लंच टाइम चलेगा, वो आपको चक्कर लगाएंगे, फिर जाके पता नहीं 1-1.5 महीने बाद या साल भी लग जाते हैं, फिर जाकर आपको लोन देंगे, कोलेटरल रखाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। एक्सप्लेन द 3 लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक इन इंडिया, ये बड़ा इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था ना तो मैंने पूरा बताया था कि बैंक है ना अपना जो लोन है वो कैसे देता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो बैंक में जमा कराते हैं, बैंक 15% उसका अपने पास रखता है और बाकी को लोन दे देता है, ठीक है। और इस लोन से जो पैसा आता है तो जिन बंदों ने बैंक में पैसे जमा कराए थे उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता है और बाकी बैंक अपने पास रखता है और अपने एक्सपेंस वगैरह पूरे करता है, ठीक है। जैसे अपने बैंक में बंदे काम कर रहे हैं तो सैलरी पे काम कर रहे होंगे ना, तो उनको सैलरी वगैरह देना, ये सारे के सारे काम। इसको थोड़ा एग्जांपल वे से समझाता हूँ। मैंने बैंक में 100 रुपये जमा कराए, ठीक है। बैंक कहता है कि मैं तुम्हें ना 100 की जगह 101 रुपये दूंगा। अब बैंक उस 100 रुपये को आपको दे देता है। मान लो आपने अपना बिज़नेस सेटअप किया
और बैंक कहता है कि मैंने तेरे को 100 रुपये दिए यानी आपको 100 रुपये दिए, तो मैं आपसे 105 रुपये लूँगा। तो बैंक आपसे 105 रुपये ले लेता है। मान लो आपका बिजनेस सेटअप हो गया 100 रुपये में ठीक है, तो आपने 105 रुपये दे दिए बैंक को, बैंक 101 रुपये वापस मेरे को देगा और 4 रुपये बैंक की इनकम। ठीक है, तो ऐसे बैंक पैसे कमाता है। ये पूरा मैंने फ्लो चार्ट से समझाया था चैप्टर की वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई इज़ मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड बाय द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। आज हम कागज़ का यूज़ करते हैं, पता है ना, नोट का, गांधी जी का यूज़ करते हैं। ये तो गलत वर्ड हो गया, गांधी जी का नहीं, मतलब पेपर पे जो गांधी जी बने होते हैं, मतलब उनका हम करते हैं, मतलब नोट का यूज़ करते हैं आज हम, है ना। तो हम क्यों यूज़ करते हैं उसका, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का क्यों यूज़ करते हैं, जबकि उस कागज़ की खुद में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो गवर्नमेंट ऑथराइज होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज होता है। दूसरा है कि उसकी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कोई भी उससे मना नहीं कर सकता लेने से। वो अलग बात है, आपका नोट फटा हुआ हो तो मना करेगा, बट अगर नोट फटा हुआ नहीं है तो कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, अगर वैसे फटा हुआ है ना तब भी मना नहीं कर सकता वो। चलो, नेक्स्ट है कि यूज़ फॉर मेजर द वैल्यू। पैसे का ये भी फ़ायदा होता है, मनी का ये भी फ़ायदा होता है कि इससे मेजर हो जाती है वैल्यू। आज आप शॉप पे गए, शॉप पे आपको ये थोड़ा ना बोलेगा कि 4 किलो चावल दो तब जाके आपको ये शूज़ मिलेंगे। आपको 100, 150, 1000, 2000 ऐसे वो अमाउंट बताएगा कुछ, है ना। तो ये फ़ायदा होता है हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों ज़रूरी है पुअर हाउस होल्ड के लिए, साथ ही में अर्बन और हमारे रूरल एरिया के लिए। ठीक है, ये बताना है आपको। सबसे पहले तो ये वैरायटी ऑफ, वो ऊपर वाला जो मैंने लिखा था ना वही इसका आंसर है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको पता ही हो कि पहली बात तो अलग अलग वैरायटी के लिए जब अगर कम क्रेडिट पे लोन मिलेगा, ठीक है, कम चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट पे लोन मिलेगा तो बंदा क्या करेगा, वैरायटी ऑफ रीज़न के लिए लोन लेगा। नेक्स्ट है कि वो मनी लेंडर से बच जाएगा, ठीक है, और अपना लोन भी आसानी से रीपे कर पाएगा। और अपनी सोशल और इसकी सोशल वैल्यू क्या है, मतलब जो लोन कम और आपका अफोर्डेबल क्रेडिट पे दिया जाता है उसका फ़ायदा क्या होता है। इससे क्या होता है कि ड्यू टू द चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट पीपल विल नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड इल ट्रीटेड बाय द लेंडर। देखो, जब आप बैंक से लोन लेते हो ना तो सही से बात करते हैं वो आपसे, ठीक है, बट अगर आप मनी लेंडर से लोन लेते हो तो फिर आपको बड़ा परेशान करते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो सॉल्व हो जाती है अगर बैंक आपको चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट पे लोन देगा ना तो आप बैंक की तरफ जाओगे, तो ये मनी लेंडर के डिस्क्रिमिनेशन से आप बच जाओगे। और इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है कि आप आसानी से उस लोन को रीपे कर देते हो और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो और साथ में कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो। ओके जी, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये जो इसकी PDF है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, GP लिंक में। GP लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। आई होप अगर मैंने वेबसाइट बना दी होगी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेबसाइट पे सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, और एक और बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, जबकि मैंने उस पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी। बट जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा उस पर 1700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जबकि अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। ऐसा क्यों है? बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं जबकि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी? क्योंकि वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही और आप YouTube से कैसे अर्न कर सकते हो और मैंने YouTube से कैसे अर्न किया। और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सके। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है पैसे से रिलेटेड, तो वो ना है, उसके लिए मैंने वो चैनल बनाया, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे अभी मैंने वेबसाइट की बात करी, ठीक है, मैं आपको बता दूँ मेरे को ज़ीरो नॉलेज है वेबसाइट की, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल हूँ, मैंने कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स ऐसा कुछ नहीं कर रखा मैंने। बट मैं खुद वेबसाइट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं खुद वेबसाइट बनाऊँ और आपको बता पाऊँ कि मैंने वेबसाइट कैसे बनाई, क्योंकि वेबसाइट से भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, तो आपको पता चल जाए कि कैसे मैं अर्न कर सकता हूँ वेबसाइट से। ठीक है, सो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मेरे को इस चैनल की भी नोटिफिकेशन बेल दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर आप वीडियो डालते तो पता नहीं चलता। वो दोस्त इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया। तो इस चैनल और उस चैनल दोनों की नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उस चैनल की तो ज़रूर दबा देना, क्योंकि वहाँ पर जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना पहली वीडियो, तो पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचा दूंगा।
और मैं साथ में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो कुछ ऐसी होगी, वहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊँगा जिस पे अभी कंपटीशन नहीं है। बट मान लो मैंने वीडियो अपलोड करी और एक ही बार में 10-20 हज़ार व्यूज़ आ गए और अब बाद में देखोगे तो वहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे बहुत। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी आपको, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, आपका मन करे तो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जितने भी मैंने वीडियो अपलोड करी उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, बाय बाय।